डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीजें ना जरा रिकॉल करने की कोशिश करो, मुझे बताओ जरा सा, मुझे अंदाजा लगे कि मैंने क्या क्या करा दिया था और जो कराया था उसमें से आपको कितना याद है। कॉज क्या किया था हमने, पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है सिस्टम में, क्या कॉज था पोटेंशियल एनर्जी का, जरा लिखो, सब लिखना शुरू करो चैट रूम में। जितना आपको समझ में आता है ना पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, है ना, जो दो चार वर्ड सबसे पहले दिमाग में आते हैं वर्ड्स टाइप करना शुरू कर दीजिए। और तुम लोगों को टाइपिंग में तो कोई परेशानी नहीं आती, व्हाट्सएप तुम ही लोगों की वजह से तो काम कर रहा है। हाँ, देखो सामिया को बिल्कुल सही समझ में आता है, सामिया कहती है कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी गुड। और अजलान को भी कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आता है। और पोटेंशियल एनर्जी आया तो दिमाग में एक चीज आती है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां होंगी वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी। साथ को भी वही कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा कुछ याद आता है सबको, कंजर्वेटिव फोर्स तक तो याद आ गया, और कुछ याद आता है पोटेंशियल एनर्जी सुनकर, कुछ नहीं, वर्क डन याद आता है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है ना, सिस्टम की प्रॉपर्टी, एक बॉडी की नहीं होती, सिस्टम होता है, कम से कम दो बॉडीज होंगी तब पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी सुनकर वर्क डन भी याद आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट तो वर्क डन से ही होती है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन है एक चीज, वर्क डन से आती है पोटेंशियल एनर्जी। कितने टाइप के हमने वर्क डन पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ टाइप ऑफ वर्क डन पढ़े थे, कुछ टाइप ऑफ, तीन नहीं थे तो ये बात, दो टाइप के वर्क डन थे, दो, एक एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन था, एक इंटरनल फोर्स का वर्क डन था, दो तरह के वर्क डन थे ना, एक एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन था, एक वर्क डन था जो इंटरनल फोर्स का वर्क डन था। ये दो वर्क डन थे, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। दोनों को हमने पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट किया था। अगर आप पेज पलट कर देखोगे तो हमने उस पर क्वेश्चंस भी किए थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। यही था, change in potential energy is work done by external force, or change in potential energy is negative of work done by internal force। ये सब हम कर चुके हैं। देखो हर चैप्टर में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप आगे बहुत यूज करेंगे। वर्क एनर्जी इन पावर में काइनेटिक एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है, एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है जो आप आगे तक यूज करेंगे। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमने डिस्कस किया था ना। कैसे लिखते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जरा लिखकर दिखाओगे मुझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, कैसे लिखते हैं। देखो भाई, इल्मा को याद है, और किसी को याद है, साथ को याद है, नहीं नहीं, साथ साथ साथ, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम गलत लिख रहे हो। सामिया को याद है, शफात को भी याद है, अजलान, कायनात, तोयबा। तोयबा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना, अगर पॉइंट रेफरेंस के ऊपर है, आपने इसे रेफरेंस मान लिया, यहां बॉडी ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ एमजीएच आप यूज करोगे। एमजीएच होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मैं एक क्वेश्चन नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है जो आप सबको आनी चाहिए। देखिए क्या आना चाहिए आपको, आपने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग से एक मास अटैच कर दिया, स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, मास अटैच कर दिया और स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल मास। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है, मींस जहां से आप हाइट मेजर करते हैं। मुझे देखकर बताओगे यहां इस पॉइंट की हाइट कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जरा बता सकते हैं यहां से देखकर। मास यहां पर रखा हुआ है, इस जगह है, हाइट कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या लगता है आपको। अरे बताओ भाई, रेफरेंस पॉइंट पर रखा हुआ है, हाइट कितनी है, जीरो, रेफरेंस से कोई हाइट नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। हाँ,
कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आता है, कहता है अच्छा ये यहां चला गया ना, पेंडुलम था यहां चला गया, थीटा एंगल पर आ गया, ये स्ट्रिंग की लेंथ है एल, अब तो देखो कुछ हाइट पर गया। कहता है पहले तो कहता है ये हाइट निकाल दो, हाइट कितनी है, फिर पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो देखिए हाइट निकालने का क्या तरीका है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैं कुछ नाम देता हूं, इसे मैं ओ कहता हूं, इसे मैं ए कहता हूं, इसे मैं बी कहता हूं, इसे मैं सी कहता हूं। इन ट्राइंगल ओ ए बी में, ओ ए बी ट्राइंगल है, ओ ए बी ट्राइंगल में आप कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओ ए बी ट्राइंगल में कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा क्या होता है, इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस इज ओ ए, hypotenuse is OB. So cos theta आ गया OA divided by OB which is L. तो यहां से OA आया which is L cos theta. आपको चाहिए OC, तो देखो जरा सा OC तो पता है L है, हम H देखो कैसे निकाल सकते हैं, H कितना है, दिस इज OC माइनस OA, दिस इज H है ना, H इज OC माइनस OA। ओ सी कितना है, देखिए ओ सी कितना है एल, ओ ए कितना है, दैट्स एल कॉस थीटा। सो एच इज इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा। सो एच इज एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ ये हाइट आ गई। अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इट्स एम इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी इट्स एम इंटू जी, एच कितना है एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इसको कहीं भी ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह में शायद मैं यूज कर लूं कि भाई ये यहां था, कुछ ऊपर गया, थीटा एंगल से हाइट हो गई एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमेशा ये जहन में रहना चाहिए आप। बताइए ये आया अपनी छोटी सी कैलकुलेशन समझ में सबके, किसी को परेशानी है तो बताइए मुझे, मैं फिर रिपीट करता हूं। बताइए भाई आया ये समझ में सबको। अरे अच्छा, एक तो मैं आप लोगों को माइक ऑन कर दूं है ना, जरा सा आवाजें आती हैं आपकी तो मुझे भी अच्छा सा लगता है। हाँ जी चलिए, माइक ऑन कर दिया मैंने। सब कह रहे हैं कि समझ में आ गया। कॉस की वैल्यू साथ वो तो डिपेंड करेगा ना आपका थीटा कितना है। अभी तो मैंने आपको एक जनरल थीटा की टर्म्स में करा दिया है ना, अगर वो कहता है थीटा इज 30 डिग्री तो आप थीटा 30 डिग्री रख दीजिए। वो कहता है थीटा इज 40 डिग्री, 45 डिग्री तो 45 डिग्री रख दीजिए। अगर वो कहता है थीटा इज 60 ओके सर, आया। ये आया, सबको आया। चलिए चलिए इसको लिखते रहे, मैं नहीं कर रहा रब, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए आराम से लिख लीजिए, फिर मैं रब करूंगा इसे। हाँ, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने आपको थोड़ी बहुत सिखा दी थी, उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्या आ सकता है।
चलिए गुड। अब जरा एक क्वेश्चन करना, बेसिक सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पर। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज, स्प्रिंग कांस्टेंट, अरे क्या लिखिए मैंने, कांस्टेंट इज के इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। कैलकुलेट potential energy of spring when stretched by 10 मीटर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालो जब उसे आपने 10 मीटर से स्ट्रेच कर दिया। करिए, देखिए फॉर्मूला बेस दिया मैंने, कुछ टफ नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं इसमें टाइम लगेगा। ये आया हाफ, नहीं इल्मा का सही है। साजिद आप शायद फिर कहीं गड़बड़ कर रहे हैं ना। सामिया गड़बड़ है। मैंने पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग डिराइव करा दिया था आपको। तो देखिए सामिया का गलत आ रहा है, साद का सही है, इफ़त का सही है, साजिद का सही है, सामिया का फिर गलत है, तोयबा का सही है, शफात का सही है। सामिया आप ना फोर्स निकाल रही हैं, मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए कह रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या था, सिंपली था ना, हाफ मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाफ के इंटू 10, एक्स इज 10 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 500 जूल की पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सामिया अब सही हुआ। आपने शायद फोर्स कैलकुलेट कर दी। चलिए इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन तो चाहिए भाई, पक्का हो गया। इट्स हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वो आपसे कहता है अच्छा इसे प्लॉट कर दीजिए। मैं प्लॉट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये सेम प्लॉट आपको मैंने कुछ दिन पहले ही एसएचएम में कराया। सेम कहानी एसएचएम में होती है। तो ये जो ग्राफ है ना पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, दिस इज एक्स। सेम ग्राफ था एसएचएम में जो किया था। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, this is the extreme one. Extreme position. This is another extreme position. This is the another extreme. एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है जब आपने स्प्रिंग को मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया या मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। चलिए इतना लिखिए। अब वर्क एनर्जी इन पावर के आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ एनर्जी कैसे कंजर्व करें। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो जरूरी चीजें थी वो चीजें आपको आती हैं। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं, आप ये जानते हैं कि यस साजिद दिस इज पैराबोलिक है ना, u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जब आता है तो पैराबोलिक होता है। आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना जानते हैं, वर्क डन से कैसे आता है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है, आप जानते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इस टॉपिक की जो आपने कर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी कायनात हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोलिजन है। अब कोलिजन ना वर्क एनर्जी इन पावर और सेंटर ऑफ मास दोनों का कंबाइंड होता है। तो मैं तो ढंग से कोलिजन को नहीं काउंट करता इसमें।
कोलिजन रह जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आज खत्म हो जाएगा। कोलिजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, पहले मैं आपको बता देता हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, फिर डिराइव कर लेंगे, 2-3 लाइन की कैलकुलेशन होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सो अभी आप 10-15 मिनट सिर्फ सुनेंगे, इज कंजर्व। जब भी मैं लिख रहा हूं कंजर्व, इसका क्या मतलब है, इनिशियल और फाइनल सेम। इसका मतलब हुआ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है, उस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, मैं ऐसे इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी is equal to initial kinetic energy plus initial potential energy. Mechanical energy means the sum of kinetic and potential energy. So this is your total energy. Na? Final kinetic energy plus final potential energy is equal to initial kinetic energy plus initial potential energy. आप इसको अगर लेफ्ट में ले आओ, देखो सबको लेफ्ट में ले आओ, तो आप ऐसे लिखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। सो ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। न्यूमेरिकल ऐसे करना थोड़ा आसान होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां से चीजें कैलकुलेट करनी कंपेरेटिव आसान होती है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब इसको डिराइव कैसे करके लाते हैं, डिराइव नहीं है, छोटा सा प्रूफ है, 2-3 लाइनों का प्रूफ है, आप कर लेंगे। देखिए कितना आसान प्रूफ होता है इसका। मुझे ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। जरा लिखना क्या याद आता है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से, जल्दी जल्दी लिखो। कुछ चीजें तो पुरानी होनी चाहिए ना दिमाग में। वर्क एनर्जी थ्योरम अभी करा है कुछ दिन पहले। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? हाँ देखो, साजिद को सही याद है, सामिया को याद है, और किसी को याद नहीं? हाँ, इतने जल्दी तो नहीं भूल सकते। तोयबा ठीक है, आधा लिखा है आपने, पूरा 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 क्या था, आधा लिखा है तब तोयबा आपने। सामिया आपने भी आधा लिखा है। इल्मा आप भी आधा पोर्शन लिख रही है, वो किसी के तो इक्वल था। और लोग, भाई जॉन आपका कोई आंसर नहीं आता है ना। इरम, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। शफात, हाँ हाँ कुछ याद है। इफ़्फ़त को एग्जैक्ट याद है, तोयबा को बिल्कुल सही याद है, इल्मा को याद है, तोयबा को सही याद है। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम था, आप बॉडी पर जो वर्क डन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट्स इक्वेशन नंबर 1। भाई ये मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं आपसे कहता हूँ ना आंसर दीजिए, आपके आंसर देने से यकीन मानिए मेरा कोई भला नहीं होने वाला। लाइक जूम वाले मुझे कोई पे नहीं कर रहे कि आप चैट रूम में लिखोगे वो मुझे पे करेंगे, वो फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए जरूरी है जब आप लिखेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होता है, वरना आप स्लीपिंग मोड पे होते हैं। बिल्कुल, आप में से कई लोग स्लीपिंग मोड पर होते हैं।
तो होता है लैपटॉप को थोड़ी देर लगा के छोड़ दो, वो अपने आप स्लीप मोड पे चला जाएगा। कई लोग हैं जो स्लीप मोड में, होश ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है। आपने अगर आर्ट्स ली होती, ह्यूमैनिटीज ली होती, तो चलिए शायद उस स्टेट ऑफ माइंड से आप कुछ कर लेते, लेकिन आपने जो सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उस तरह के दिमाग से वो सब्जेक्ट्स नहीं होते। और ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचें कि 11th में तो चलो कोई बात नहीं, एक महीने के बाद कुछ नया हो जाएगा। ओवरनाइट चेंजेस नहीं आया करते। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि 11th खत्म हुआ, मुझे पता है 11th में सब पास हो जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम से स्कूल वाले इश्यूज नहीं कर रहे बहुत ज्यादा आपको, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 11th से 12th में आए और एकदम नया आदमी बन जाएंगे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, टेक्स टाइम। आप अपने दिमाग को जैसा कर रहे हो ना, वो ट्रैक पर आते आते 4 महीने ले जाएगा, कम से कम 4 महीने ले जाएगा इसका। और एग्जाम तो और ऑफलाइन है, चलिए वो चलो थोड़ी सी तो मुसीबत है तुम्हारे लिए। लेकिन ये जिस तरह से आपने स्लीप मोड पे डाला हुआ है ना अपने दिमाग को, कि क्लास खोल दी अब उसके बाद सो गए, क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं, दिमाग आपका बहुत सुकून में चला जाएगा। उसको वहां से निकालने में 12th में 4 महीने लग जाएंगे आपको, कम से कम 4 महीने। और द बेस्ट और द वर्स्ट पार्ट इन टीचिंग, मैं वो काम आपके लिए नहीं कर पाऊंगा, कोई टीचर आपके लिए नहीं कर पाएगा, वो आपको अपने लिए खुद करना है। हम जो क्लासेस लेते हैं ना 1.5 घंटे की, 3 घंटे की क्लासेस, उसमें मकसद ये नहीं होता है कि हमें जो आता है वो आपको बता दें। वो चीजें तो किताब में भी हैं, ठीक है, समझाना एक मकसद है, उसके अलावा आपके दिमाग को ट्रेंड करना मकसद है कि 1.5 घंटा कैसे अटेंटिव रहता है। सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता बच्चा 1.5 घंटा, होता है कि कहीं किसी ने बुला लिया, इधर उधर भटक गया, लेकिन कम से कम क्लास में ऐसा होता है कि 1.5 घंटे की क्लास में वो 1.5 घंटा एक्टिव रहता है, हम पूछते हैं वो जवाब देता है। जैसे क्लास में मेजोरिटी है जिसके मुझे आंसर्स आते हैं, कुछ बच्चों के नहीं आ रहे होते, आप लोग नुकसान उठाएंगे बाद में जाके। वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, दिमाग के साथ ना ये चीजें मुश्किल समझ में आती हैं। अगर आप, वैसे समझ में आता है, फिजिकली समझ में आता है कि आप 1 साल क्रिकेट मत खेलिए या कोई गेम मत खेलिए, उसके बाद जब आप खेलने बैठोगे तो पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, क्योंकि बॉडी याद ही नहीं रही थी। बस दिमाग वैसा दिखता नहीं है, इसलिए आपको उस पेन का अंदाजा नहीं होता। उसके साथ भी यही होता है, वो करेगा ही नहीं। आप लेके बैठोगे अगले 2 महीने के बाद कि 12th में आके मैं एकदम से कुछ नया आदमी बन जाऊं, वो एक दिन मानेगा, दूसरे दिन आपकी सुनेगा ही। वो यही करेगा जो अभी आप कर रहे हैं ना, स्लीपिंग मोड पे डाला हुआ है, वो फिर चला जाएगा स्लीपिंग मोड पे, और आप पीछे होते चले जाएंगे क्लास में। तो बेहतर है जो टाइम बचा हुआ है उसको इस्तेमाल कीजिए। बहरहाल, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम इज पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये दोनों चीजें हमने करी हैं। तो मैं यहां से W को माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख देता हूं, मैं 1 और 2 को इक्वेट कर लेता हूं, और मैं इन 1 और 2 को इक्वेट करके ये लिख देता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इसका मतलब ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। इतना लिख लीजिए। मैं आपको ना इसके ऊपर एक, इस फॉर्मूले के ऊपर, ये जो आपने लिखा, एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप यूज करना सीख जाए। तो जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आप इससे भी करेंगे, और वो क्वेश्चन आप इससे भी करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इतना लिखिए, जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। जब आप इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा। नहीं 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 नहीं, अजलान, पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैं उसे यूज कर रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं, वर्क एनर्जी तो फर्स्ट में हो गई थी, यहां मैंने वर्क पोटेंशियल एनर्जी लिखा। सर जहाँ पे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी, देखो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व्ड है, इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज कंजर्व्ड। Only kinetic energy is not conserved. It's kinetic energy plus potential energy which is conserved. Kinetic plus potential conserved. सिर्फ काइनेटिक कंजर्व नहीं है। सबने लिख लिया ना?
अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए लिखिए, इतना लेंदी तो नहीं था कि इतनी देर तक। लिखिए 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 लिखिए। जब लिख लें तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आएं। जी अजलान हो गया। जी जी जी, लिखिए लिखिए। चलिए। एक मिनट, हाँ बस कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मैं एक मिनट सॉल्व। सो हाँ, सो क्वेश्चन देखिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की 5 जूल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की 10 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की 2 जूल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। देखो आसान सी कहानी है। बहुत आसान कहानी है। जल्दी बताइए कितना आएगा।
चलो कुछ आंसर्स आया, कुछ आंसर्स आना शुरू हुए। 15 13 7 का सही आया, 7 का सही आया। इफ़त गड़बड़ है, 7 का सही है, सामिया का सही है, अजलान का सही है, साजिद का गड़बड़ है, इल्मा का सही, शिफा का भी गड़बड़ है, शिफा का भी गड़बड़ है, कायनात आपका भी गड़बड़ है। अरे इतना आसान क्वेश्चन यार, तुम ऐसे गलत करोगे? ये तो गलत बात है, मतलब ये तो हिम्मत तोड़ने वाली बात है टीचर की। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is final kinetic energy plus final potential energy. Initial kinetic energy 5, initial potential energy 10, final kinetic energy 2, final potential energy का पता नहीं। ये आ गया 15 which is 2 plus final potential energy. Final potential energy कितनी आ गई? 32। अच्छा, तो आप में से कई लोग क्या कर रहे थे, इनिशियल काइनेटिक प्लस फाइनल काइनेटिक इज इनिशियल फाइनल पोटेंशियल। टोटल काइनेटिक टोटल पोटेंशियल की इक्वल नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट कंजर्व होती। अब मैं ये चाहूंगा, बेटर ये होगा कि आप इस वाले से करना सीख जाएं, क्योंकि ज्यादातर जगह आप इसे यूज कर रहे हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसे आप लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसे आप लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सेम आएगा, मतलब चेंज नहीं हो जाएगा आंसर। देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 है, इनिशियल कितनी है? -5। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का पता नहीं, इनिशियल कितनी है? -2 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 10 है ना? 10। तो भाई ये आया -3 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -10 इक्वल टू 0। सो फाइनल आ गया 13। 13 जूल की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, 13 जूल की एनर्जी। तो ऐसे हम, मैं इसको प्रीफर करूंगा, मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसे यूज करें, पहले वाले को ना कर आप इसे यूज करें। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, आप इसे प्रीफर करें। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को इसमें अभी भी परेशानी है तो मुझे बताइए। इसमें अगर कहीं किसी को परेशानी रह गई है तो बताइए, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहीं अगर कुछ बिगड़ गया तो आगे तो कहीं कुछ नहीं होके देगा। अरे सबको आ गया क्या ये? चलिए, वेरी गुड, सबको आ गया है ना? तो मैं अब न्यूमेरिकल देखना शुरू करता हूँ। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स आप करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ना आप सीक्वेंस बदलते हैं। देखो पूरे साल हमेशा ऐसे ही किया कि पहला न्यूमेरिकल मैंने किया, फिर उस तरह का आपने किया। अब आप सीख गए चीजें, अब उल्टा करते हैं, ठीक है? अब पहले आप ट्राई करेंगे, आपसे नहीं होगा तो मैं करूंगा। A car of mass 10 kg moving with speed of 10 meter per second collide with a horizontal spring of spring constant 6.25 into 10 raised to the power 3 Newton per meter. What is maximum compression of spring? ठीक है, चलिए अब आप ट्राई कीजिए। किसी को हिंट चाहिए तो मुझे बता दीजिए, थोड़ी बहुत मैं हिंट दे दूंगा।
अच्छा, फोर्स कांस्टेंट ना कम ले लेते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट ऐसा करते हैं 20 न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं। हाँ? अब बताइए मुझे कितना कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग का। बेस्ट होगा अगर आप खुद समझ के इसे कर लें, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। अच्छा, हिंट दे दूं, जल्दी हार मान गया। चलो साजिद का है कुछ आंसर, अभी देखते हैं साजिद। तो देखिए ये एक स्प्रिंग है, अ, ये स्प्रिंग है आपके पास है ना, और ये कार है। इट्स मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब होता क्या है, ये कार स्प्रिंग के साथ कोलाइड करती है और उसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, और स्प्रिंग कितना कंप्रेस होती है, स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो जाती है एक्स अमाउंट से। तो ये इनिशियल है ना, और ये फाइनल। मुझे बता दीजिए साजिद का कुछ आंसर आया, साजिद चेक करते हैं जरा। एक मिनट जरा सा, मैं एक बार तो सॉल्व कर दूं। 5 इंटू, साजिद गड़बड़ है, इल्मा गड़बड़ है, इफ़त कुछ तो गड़बड़ है। साजिद गड़बड़ लग रही है यार, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप सब, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप सब मेजर। करिए और आंसर्स आने दीजिए, कुछ आंसर्स और आ रहे हैं। चलो, नहीं हो रहा। अरे देखो भाई देखो, शुरू में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is final kinetic energy plus final potential energy. Initially kinetic energy is half, mass is 10 kg, velocity is 10 square. Initially तो स्प्रिंग देखो ना कंप्रेस थी ना कुछ थी, जीरो। फाइनली जाकर तुम्हारी कार तो रुक गई, राइड करके रुक गई कार, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के स्क्वायर। सो ये आ गया 500 जूल, 1500 है ना, और ये आ गया हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। सो इट गेट्स कैंसल्ड आउट विच इज 10। तो 500 बाई 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 50 is equal to x square. X is root over 50, so your extension or compression is root over 50। क्यों भाई ऐसा क्या था इसमें जो तुम इतनी गड़बड़ियां मार रहे थे सब? अबे सही तो था, सॉरी सॉरी सॉरी, साजिद का सही तो था। साजिद का सही था, इफ़त का मैं ही गलत कर रहा था। साजिद का सही था, इफ़त का सही था, और नहीं और किसी का नहीं था, साजिद और इफ़त का सही था। चलो ये आया समझ में, एक और करें। यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आना चाहिए तुम्हें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत काम की चीज है।
देखो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। बढ़े आगे, एक और करें। भाई लिखा सबने? चलो नेक्स्ट देखना जरा। भाई एक बॉडी है, उसे 10 मीटर की हाइट से आपने ड्रॉप कर दिया। इसे करके दिखाओ। ये तो आसान है, ये तो कर लो। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट velocity with which it strikes the ground। 10 मीटर की हाइट से आप बॉडी को ड्रॉप कर देते हैं, मुझे वो वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी से ये बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, मुझे वो वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। करिए जरा, करिए। अभी एक दो क्वेश्चन तो आप करेंगे, फिर हम आएंगे कोलिजन पर। ठीक है, साजिद सही आ रहा है, इफ्फत का भी सही आ रहा है। साजिद और इफ्फत का सही है, और किसी का आंसर? अबे ये तो आसान सा है यार, इसे तो करो ट्राई। अभी तो दो क्वेश्चंस और करेंगे। शफात थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चे, कुछ तुम स्क्वायर स्क्वायर ना कहीं पर मिस कर रही हो, कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और बाकी लोगों का क्या हाल है? कायनात बिल्कुल नहीं हो रहा। अजलान, शिफा, तोयबा, इरम। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो हिंट लो, हिंट लो, हिंट लो। बॉडी यहां रखी हुई है, मास दिया नहीं तो एम मान लो, ये ग्राउंड है, और ये बॉडी रखी है 10 मीटर की हाइट पर। यहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यहां जब स्ट्राइक करती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो अगर मैं इसको लिख दूं, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तुम लिखोगे mgh, इनिशियली रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है उसका पता नहीं। चलो वेरी गुड। देखो फिर से अगर इसको मैं शुरू करूं ना, तो इसको ऐसे ही शुरू करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, m is m, g is 10, h is 10। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर।
100 m is mv square by t. It's 200 is equal to v square. V is equal to root over 200 meter per second. रूट 200 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. चलिए एक और करिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं. एक न्यूमेरिकल और करते हैं, हल्का सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे. भाई सर रब करूं मैं, आगे आए. साथ फोर्स नहीं यार, इतना डेटा नहीं है कि तुम फोर्स निकाल पाओ. फोर्स नहीं आया वो, इतना डेटा नहीं है कि तुम फोर्स निकाल पाओ. एक्सेलरेशन, अच्छा. हाँ फोर्स निकाल सकते हो, यस इसमें निकाल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी. एमजी हो जाएगा एमजी. इसमें निकाल सकते हो, इस न्यूमेरिकल में निकाल सकते हो एमजी. चलिए एक और करके दिखाइए. साथ सेंट्रीपिटल तब आता है जब बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही हो ना, ये तो सीधे आ रही है ना. सेंट्रीपिटल तब आएगा जब बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर है, तो सीधे गिर रही है. मैं फिगर बनाकर दे रहा हूं, इस बार एटलीस्ट ट्राई करो भाई, जो लोग अब तक ट्राई नहीं कर रहे, एटलीस्ट अब ट्राई करो, सॉल्व होगा ये. चलिए करके दिखाइए मुझे, सॉल्व करिए इसे. हिंट ये है कि इनिशियली और फाइनली मास रेस्ट में आ जाता है. पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी जाकर रेस्ट में आ जाता है. ये हिंट है इसे सॉल्व करने का.
इफ़त का कुछ आंसर आया, चलो इफ़त चेक करते हैं अभी। इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी का आंसर? ठीक है, साजिद का ठीक आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लीजिए 1 मिनट और लीजिए, करिए सॉल्व, फिर मैं करूँ। इफ़त ठीक आ रहा है। चलिए देखिए, सुनिए भाई, सुनिए। देखिए, ये जो पोजीशन है ना, ये इनिशियल पोजीशन है बॉल की, और जब बॉल यहां आ गई, सो दिस इज फाइन। आप बिल्कुल वैसी लिखो जैसे सिखाया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल, बस ऐसे लिखिए आप। अब देखिए, जब बॉल यहां पर थी तो स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच नहीं थी, स्प्रिंग आपकी मीन पोजीशन पर थी, ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है स्प्रिंग की। सो यहाँ ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन, और हाइट मेजर करने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो हाइट हम यहां से मेजर करते हैं, इससे मान लेते हैं ये रेफरेंस है मेरा। तो ये इनिशियल है, ये वाली पोजीशन, और ये फाइनल है बॉल की। मुझे बताओ अभी, अब बताना शुरू करो, तो स्टेप्स तो तुम मुझे बता दोगे। इनिशियली बताओ, तुम्हारी जो बॉल है वो रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये सबके आंसर्स दिख रहे हो मुझे। बॉल अगर इनिशियली आपकी रेस्ट में है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। अब यहां जब आप पोटेंशियल एनर्जी लेंगे ना, तो दो पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। एक तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होगी जो एक एच हाइट पर रखा हुआ है, mgh, है ना, प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां तो स्प्रिंग ना कंप्रेस हो रही है ना स्ट्रेच हो रही है, सो इट्स k इंटू 0 स्क्वायर, हाफ k इंटू 0 स्क्वायर, ना कंप्रेस हुई ना स्ट्रेच हुई, इट्स हाफ k इंटू 0 स्क्वायर। यहां जब आप देखोगे, यहां जब आप आते हो, तो यहां क्या हुआ? बॉल नीचे आ गई। मुझे बताओगे, बॉल रेफरेंस से एक्स हाइट नीचे है तो अब भी रेस्ट में काइनेटिक 0 होगी। तो बताएगा मुझे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बॉल एक्स से नीचे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बता दो मुझे। अरे बता दो, अब तो बता दो मुझे। बॉल रेफरेंस से एक्स नीचे है, 7 गलत, सामिया का सही, और किसी का? और कोई आंसर नहीं? 7 का गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहा है यार, तोयबा का सही जा रहा है, इल्मा नहीं नहीं नहीं, इल्मा रेफरेंस पॉइंट देखो बच्चे, ये रेफरेंस से x नीचे है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -mgx। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला रेड से मार्क कर देता हूं ताकि और साफ दिख जाए, ये रेफरेंस है बच्चे, ये रेफरेंस। तो रेफरेंस से x नीचे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, इट्स -mgx। कंप्रेस हो रहा है, हाफ kx²। नेगेटिव है, कंप्रेस हो रहा है, हाफ kx²। आपका काम है किसी तरह से x निकालना।
नहीं, कंप्रेस कितने से हो गया ये कंप्रेस हुआ कितने से, एक्स से कंप्रेस हुआ ना, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल। बताइए यहां तक आया, फिर के निकालेंगे। यहां तक आया तो बताइए फिर के निकालते हैं। यहां तक आ गया तो भाई इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको ऐसे लिखा एम जी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। आपका काम है के निकालने का, इसे लेफ्ट में ले आइए। एम जी एच प्लस एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए सामिया, हम इसलिए ऐड करें क्योंकि हमें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना। आप तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास और स्प्रिंग सिस्टम पे लगा रहे हो। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑन मास प्लस स्प्रिंग। मास प्लस स्प्रिंग सिस्टम पर हम पोटेंशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर। तो ये बता दो जरा मुझे, यहां समझ में आया? तो मास जब था तो मास की भी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो रही है तो स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए सामिया ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की लेनी पड़ी। अब यहां से आप के निकाल सकते हैं, के कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम जी एच एम जी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये के है, ट्वाइस ऑफ एम जी एच प्लस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये के आ गया आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई इतना लिख लीजिए, बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। अब एक चीज और याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। साथ अभी डिस्कस करते हैं उस चीज को। हाँ, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो। फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, non-conservative forces should be absent. Non-conservative forces should be absent. Non-conservative forces absent होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पड़ी हुई हो। जरूरी है कि आपके सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस होनी चाहिए। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई एग्जाम्पल बताएगा? कोई एक एग्जाम्पल जिसमें फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है, कोई एक एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक एग्जाम्पल जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको दिखती होगी सिस्टम में एक्ट करे। देखो साजिद का एक आंसर आया, और तो एक एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव का मैंने लिखवाए होंगे आपको। अरे एक एग्जाम्पल बता दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। साजिद का आया आंसर, इल्मा का आया एग्जाम्पल। शफात ये तो प्रॉपर्टी आप बता रही है ना, एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। और किसी का आंसर? फ्रिक्शन।
है ना. फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. विस्कोसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो ये फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए आपके सिस्टम में, तो आप कहोगे कि आपकी एनर्जी कंजर्व है. अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है और हमें लगता है कि अच्छा अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर पाते ना तो न्यूमेरिकल आसान हो जाता. तो देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में कैसे लिखेंगे. इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आप ऐसे लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ना, इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जीरो नहीं होगा, ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा. कि अगर फ्रिक्शन है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्ट कर देगा. दिस इज नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये तो सिर्फ ट्रिक है आसानी से सॉल्व कर लेने कि वो कहते हैं अच्छा यार एक काम करो, यहाँ पर फ्रिक्शन पड़ी हुई है, आप कैसे सॉल्व करोगे. तो तुम कह दो अच्छा ठीक है फ्रिक्शन का वर्क डन ले लेंगे, कैलकुलेट करके रख देंगे, आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं. इसे लिख लीजिए. फिर हम आते हैं नेक्स्ट कुछ एक और काम की चीज सुनेंगे जरा, वो है तो नहीं सिलेबस में लेकिन वो आपको पता होना चाहिए. फिर हम पावर पर आएंगे, पावर डिस्कस करेंगे. अच्छा एक बात बताइए, कल सुबह 9 बजे दूसरी वाली बैच की क्लास तो नहीं हो सकती, कुछ बच्चों के साथ इश्यूज हैं. आप लोगों की कल क्लास हो सकती है सुबह 9 बजे? किसी को परेशानी है कल सुबह 9 बजे क्लास लेने में? कल मैं वर्क एनर्जी इन पावर ना कंप्लीट कर दूंगा. परेशानी है या सही है? साद. अच्छा स्कूल है. अच्छा स्कूल है. यार स्कूल की वजह से ही तो मैं क्लास नहीं ले पा रहा मॉर्निंग वाली. आफ्टरनून में इसका स्कूल है, साजिद साद का. साद अटका दिया तुमने. चलो सोचते हैं और देखते हैं कुछ क्या हो सकता है. अगर भाई क्लासेस अगर शिफ्ट नहीं हो पाएंगी ना सबकी, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा. फिर कल वाली क्लास मुझे संडे डालनी पड़ेगी. मॉर्निंग में भी कुछ बच्चे फ्री नहीं है, तो ये बात सबका देखना पड़ता है, यही मसला है ना इसमें. और शाम को भी कुछ बच्चों का स्कूल है तो. जी जी 2:30 वाली बोल रहा हूँ साद. साजिद बस मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ अभी. मैं जब तक क्लास खत्म होगी ना मैं कंफर्म कर दूंगा कि कल क्या करना है. सो नेक्स्ट देखिए. नहीं सामिया, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है. दूसरी वाली बैच की भी क्लास नहीं है क्योंकि कई बच्चे हैं जिनका स्कूल है. तो मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाएगी. इस बैच में भी कुछ बच्चों का स्कूल है तो मॉर्निंग में तो हो ही नहीं सकती. आफ्टरनून में होगी या नहीं होगी वो मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि आफ्टरनून में भी कुछ लोगों का स्कूल है. जरा वही बात कर रहा हूँ बच्चों से. खैर इसको पढ़ लो, फिर हम टाइमिंग्स तो क्लास के एंड में भी डिस्कस करते रहेंगे. आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस. देखिए आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस है क्या? Einstein's mass energy equivalence is basically this equation, E is equal to mc square. तो ये इक्वेशन कहती है कि m मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. E is energy, E is energy corresponding to mass. मास m के corresponding जो एनर्जी होगी that energy is E. So E is energy corresponding to mass m. E is equal to mc square, where c is speed of light. देखिए जरा सी कहानी सुनिए इसकी. आप लोगों ने एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होता है ना, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड.
कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये लॉ दोनों को खत्म कर देता है। ये कहता है एनर्जी क्रिएट हो सकती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। मास क्रिएट भी हो सकता है, मास डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। कहानी यह है कि अगर एनर्जी क्रिएट होगी ना तो कुछ ना कुछ मास जरूर डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी तो मास क्रिएट हो रहा होगा। मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती रहती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपके जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एटम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, इसमें यही होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल कांस्टेंट होगी, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है ना, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁻⁸ मीटर। हाँ, कायनात जब भी हम सी लिखते हैं ना तो वैक्यूम में होती है स्पीड, जब भी हम सी लिखते हैं। मीडियम चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगी, ये तो क्लास 10th में आप लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं ना। तो जब हम स्पीड ऑफ लाइट लिख रहे हैं दैट मीन्स इट्स वैक्यूम। 3 × 10⁻⁸ ग्लास में लेंगे तो कम हो जाएगी, वाटर में लेंगे कम हो जाएगी। सी जब भी लिखते हैं तो वैक्यूम के लिए लिखते हैं। जरा इसे एक सॉल्व करके दिखाइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी corresponding to 2 kg यूरेनियम, है ना। 2 किलो यूरेनियम है, उससे एसोसिएटेड एनर्जी कैलकुलेट करके बता दो जरा कितनी आएगी। 2 kg यूरेनियम है, उससे एसोसिएटेड एनर्जी कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या होगी। इफ़त का आंसर आया, इफ़त गलत है, सी स्क्वायर है। तुम स्क्वायर क्यों भूल जाती हो साजिद? सब स्क्वायर भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आता। MC स्क्वायर है तो सामी अभी स्क्वायर भूली हुई। अरे MC स्क्वायर है भाई। हाँ अब सही है साजिद। अरे 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 अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया। अरे भाई देखिए सुनिए, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हाँ, सो M कितना है? इट्स 2। C है 3 × 10⁻⁸ का स्क्वायर, तो ये आ गया इट्स 2 × 9 भाई पावर तो मल्टीप्लाई होती है ना, 64 नहीं होगा, 16 होगा। तो इट्स 18 × 10⁻16। तुम लोगों की कैलकुलेशंस बहुत बर्बाद है। तो अगर 2 किलो मास है, जब वो 2 किलो मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो एनर्जी जनरेट होगी दैट इज 18 × 10⁻16। दिस इज एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू अ मास ऑफ 2 kg, 2 किलो मास की कोरस्पॉन्डिंग। सो दैट्स आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक आता है विच इज पावर। देखिए पावर है क्या? पावर इज इट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट पावर की जूल होती है। देखिए वर्क डन है ना, जूल टाइम सेकेंड्स, जूल्स पर सेकेंड। वॉट में SI जो यूनिट होगी, SI यूनिट इज वॉट।
SI unit is joule per second, which is watt. That's power. पावर हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. We can calculate average power or we can calculate instantaneous power. Average power is P average is delta W over delta T. This is average power, work done upon time. Delta W over delta T is average power. अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो आप इसे डिफरेंशिएट करिए. इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. dw ओवर dt, वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. वर्क डन आप जानते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज F डॉट ds ओवर dt. ds ओवर dt इज वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस पावर का ये एक्सप्रेशन आ जाता है दैट दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. तो ये पावर है आपका. एवरेज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज एवरेज पावर. इंस्टेंटेनियस पावर होगा फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर आती है. इसके बाद पावर के बाद एसआई यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड और वॉट स्केलर क्वांटिटी है. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं. हुआ इतना सबका? चलिए, वेरी गुड. अच्छा, अब यार कल की टाइमिंग्स, कल मॉर्निंग में भी स्कूल है, इवनिंग में भी स्कूल है, तो कल तो नहीं हो सकती क्लास. इस क्लास को इस संडे मैनेज कर लो, फिर मुझे शायद बीच में मैं कहीं शिफ्ट कर दूंगा. सैटरडे वाली क्लास को वीकडेज में कहीं शिफ्ट कर दूंगा. इस संडे मैनेज कर लो क्लास. इस संडे रख लेते हैं 3:30 to 5, कोई क्लास नहीं होती, क्योंकि सैटरडे किसी का मॉर्निंग में स्कूल है, किसी का आफ्टरनून में स्कूल है, तो हो ही नहीं पाएगी. या और थोड़ा पहले कर लेते हैं इसे ना, संडे 3 to 2:30 से रख लेते हैं. नहीं, 2:30 नहीं, 3 बजे सही रहेगा, 3 से 4:30. तो भी सही है. यस सर. अच्छा, मॉर्निंग में आप लोग फ्री हैं 12-12 बजे, 11-12 बजे? आसानी हो जाएगी थोड़ी सी. यस सर. अगर मैं मॉर्निंग में ऐसे रख दूं, बायो किस टाइम होती